हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर हैं, ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मैं आपके इस अगस्त मंथ में जरूर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप सभी के जो एग्जाम है वो अक्टूबर के सेकेंड वीक में प्रस्तावित है। तो ऑलरेडी जो स्टैटिक की सीरीज है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। आई होप कि आप उसको भी जरूर देख रहे होंगे। इकोनॉमी वाला सेक्शन भी लगभग मैंने स्टार्ट ही कर दिया है। और साथ में ये जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन रह गया था, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि सर लास्ट लगभग 2 साल के जितने भी शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको अपलोड कर दीजिए। तो बिल्कुल मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन टेक में खासतौर से जीएस के सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत होती है। तो ये आपका जो सेशन होगा ये पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा। हम लोग पीवाईक्यूज को कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में उससे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो भी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। और जी हाँ, सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड करिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं, याद रखिएगा ये आपका 14 नवंबर 2022 को हुआ एग्जाम था। और ये हम लोग कवर कर रहे हैं किसका, सिविल का, याद रखिएगा। और शिफ्ट वन का, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का ही आपका पेपर है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैं सभी शिफ्ट के डालने वाला हूँ, फर्स्ट सेकेंड और जितने भी आपके ये एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो 2022 को मैं पूरी तरीके से इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को मालूम है कि एसएससी जेई में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, देखिए, है ना। और ये प्रयास करना है कि एटलीस्ट ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इसमें कम से कम आप एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो यार कर सकें। ठीक है, 15 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो ना चाहते हुए भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, और छोड़ने में ही भलाई होती है। क्योंकि अगर आप ये 15 क्वेश्चंस को कवर करने जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा नॉन टेक के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में। ठीक है, लेकिन आपके लिए रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयास करिए कि आप खास तौर से फोकस कर सकें 34 टू 35 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करने में। और अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत अच्छा है। देखिए, 100% जीएस में कोई कभी भी नहीं कर पाता, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं भी अगर खुद भी पेपर देने जाऊंगा, मुझे खुद 8 साल पढ़ाते हुए हो गया है और बहुत सारे जीएस की किताबें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो भी मैं अब 50 आउट ऑफ 50 में भी नहीं कर सकता। तो आप लोग इस परेशानी में मत रहें। ठीक है, प्रयास करिए कि एटलीस्ट कम से कम आप 30 प्लस कर जा रहे हैं, 35 कर जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। और आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, सो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन में। और जी हाँ, मैं पहले ही बता दूं, ज्यादा मोटिवेशनल कोई भी सारी नहीं होगी और चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला कर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। हर एक पॉइंट को बहुत ही कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलूंगा, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला सवाल है, पूछा गया है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ही सवाल क्या पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड देयर फादर। तो याद रखिएगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसमें जाकर के देखिएगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड देयर फादर। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने वर्गीज कुरियन, एम एच स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, सैम पित्रोदा, ये सभी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, इंदिरा गांधी। तो इसमें से अगर आपको ये मालूम हो दोस्तों कि हम लोग बात कर रहे हैं इसमें किसकी, गोल्डन रेवोल्यूशन की, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आपका हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें कई होते हैं, एक सिल्वर रेवोल्यूशन होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन होता है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको इसको थोड़ा देखना होगा, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 20 मिनट के आसपास का वीडियो है, बहुत डिटेल मैंने डाला हुआ है और हर तरह के जो सवाल पॉसिबल आए हुए हैं वो भी उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, अगले सवाल में देखिए पूछा गया है कि बृहत संहिता जो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है। अब इसका मतलब यह है कि जो भी आपके लिटरेचर वाला पार्ट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाणक्य से, उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, तो देख के चले जाइएगा, जिसका नाम है, हम लोग पढ़ते हैं ना, अर्थशास्त्र। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रचना है, सूरदास जी के द्वारा लिखी गई, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, रामायण जो लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, साथ में कालिदास के द्वारा लिखी गई किताबें, ठीक है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई किताबें। ठीक है, तो ये एक बार देख के चले जाइएगा। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा जैसे किताब लिखी गई है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, तो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, सूर्य सिद्धांति का इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कौन से, दैट इज अ वाराह मिहिर। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बृहत संहिता है ये किसके द्वारा लिखी गई है, वाराह मिहिर। और आपने पढ़ा होगा कि जो जो वाराह मिहिर थे, इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि अगर आप बात करने जाए तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में
बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है दोस्तों, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास, जिसको आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, कुचिपुड़ी कला अकादमी शुरू की थी। देखिए कुचिपुड़ी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो एक्चुअली में अगर आप देखने जाओगे तो ये फोक डांस है किसका, याद रखिएगा इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, ये आपका फोक डांस है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो आप फेस्टिवल पढ़ते हैं दोस्तों वो कौन सा कहलाता है, दैट इज अ फ्लैमिंगो, और फोक डांस है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि चेन्नई में खोली गई थी, तो इसमें आपके नटराज रामकृष्णन थे, ठीक है, षणमुख श्रीनिवासन थे। तो इसमें से एक्चुअली में जो राइट आंसर है दैट इज अ वेम्पति चिन्ना सत्यम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन था, इतनी आसानी से नहीं हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि करंट अफेयर के कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन 100% रहते हैं, तो करंट अफेयर तो कवर करना ही करना है। करंट अफेयर विल बी द गेम चेंजर फॉर द एसएससी जेई। करंट अफेयर अगर छोड़ दिया तो आप ये समझ लिए कि आप 18 से 20 क्वेश्चन का छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये गेम चेंजर होता है आपके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन, याद रखिएगा 4 इज द राइट आंसर। ईस्टर्न याद रखिएगा पेरिफेरल आपका एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के चले जाएगा। लेकिन अगर कभी पूछा गया कि इससे जुड़ी हुई हमारे कौन कौन से प्रोग्राम है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक सरकार प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है भारतमाला। सागरमाला आपने आई होप की सुना होगा, सागरमाला पोर्ट्स के लिए है और वाटरवेज के लिए है, और एक और है पर्वतमाला जिसमें आपके माउंटेन कनेक्टिविटी रोपवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और इस समय अगर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज पूछे गए आपको तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो आपके एक्सप्रेस वेज हैं वो इस समय किस राज्य में है, तो याद रखिएगा दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिएगा जरा। पूछा गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। सो आई होप कि मुझे नहीं लगता कि ये सवाल, आई होप कि आप कोई भी व्यक्ति इसमें गलत करेगा। सो दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ 3 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो भाई साहब देखिए साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक करंट अफेयर, दूसरा याद रखिएगा स्टैटिक का सेक्शन, और तीसरा रहता है साइंस का सेक्शन। अगर आप इन तीनों मतलब इन तीनों को मिला लो तो आप ये समझिएगा कि 25 से लेकर के 38 क्वेश्चन तो इन तीनों सेक्शन से ही आते हैं। तो साइंस में आपने फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है और बायोलॉजी करनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन कौन सा है, सेकंड इज सॉरी थर्ड इज द राइट आंसर दोस्तों, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली पेयर्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से सुमेलित है। तो आपका प्लास्टिड्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो जो सही तरीके से युग्मित है वो कौन सा है, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग देखने जाएं तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल पॉलिटी का पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है। तो आपने एक पढ़ा होगा, एक को हम लोग बोलते हैं राइट टू, इसको फंडामेंटल राइट, आपने पढ़ा होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट ही बोला जाता है, और इसको बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संविधानिक उपचारों का अधिकार इसको बोला गया, क्या बोला गया इसको, संविधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट और क्या बोला हुआ है, साउल यानी कि हृदय और आत्मा बोला हुआ है। और इसी में आपके सुप्रीम कोर्ट की जो है रिट्स भी परिभाषित हैं, जो रिट्स पावर होती हैं वो भी आपकी इसी में ही परिभाषित है। यानी कि ये जो आर्टिकल है ये कौन सा है आपका, दैट इज 32। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अगर 28 की बात करोगे तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 37 की अगर हम लोग बात करने जाएंगे दोस्तों तो ये डीपीएसपी वाले पार्ट में चला जाता है। ठीक है, और जो 45 वाला पार्ट है ये तो आपको मालूम होगा, ये भी आपके डीपीएसपी में आपका चला जाता है, और खासतौर से ये आपके जुड़ा हुआ है किससे, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो एजुकेशन से आपके एक्चुअली में 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, और एक आपने पढ़ा होगा कि इसी में एक और जुड़ा हुआ है जिसका नाम है 51A के। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल ड्यूटी, और एक है आपका डीपीएसपी। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। पूछा गया है कि जो डंडा नाचा है ये आपका एक कह सकते हैं फॉर्म ऑफ डांस है, और ये किस तरह की स्टोरीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई, शिवा से जुड़ी हुई, याद रखिएगा कृष्णा, या फिर दुर्गा माता से जुड़ी हुई। तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ, दैट इज ऑप्शन सेकंड राइट। अगले सवाल में देखिए करंट अफेयर का फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है मार्च 2022 में
किस राज्य के द्वारा अनाउंस किया गया था कि इट विल सून इंप्लीमेंट अम्मा योजना? तो देखिए, अम्मा योजना की अगर हम लोग बात करने जाए तो एक स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस की जाएगी और ये होगा हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स, यानी कि जो माताएं वर्क नहीं करती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि हाउसवाइफ हैं, घर का काम देखती हैं, तो उनके लिए एक स्कीम आएगी जिसका नाम होगा अन्ना योजना। एंड द बहनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट टू द स्टेट, ठीक है, तो राज्य की जो गर्ल्स है उनके लिए एक बहनी स्कीम होगी। और अम्मा योजना नॉन वर्किंग वुमेन्स के लिए। तो ये जो डिक्लेयर किया था वो सिक्किम के द्वारा। सिक्किम से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कैपिटल आप सभी जानते हैं सिक्किम की दोस्तों गंगटोक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 36वें संशोधन के तहत हुई थी 1975 में, ठीक है, याद रखिएगा 36वें संशोधन के तहत 1975 में। और ये याद रखिएगा लिस्ट कह सकते हैं कि पॉपुलस स्टेट है, अगर हम लोग जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाएंगे तो सबसे कम जनसंख्या आपकी इसमें है। और आप इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा पूछा गया भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट बताइएगा, सो दैट इज ऑल्सो द सिक्किम ही हम लोग पढ़ते हैं। और इसका एक कंचनजंगा जो हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, तो ये जो कंचनजंगा है ये आपका एक मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कैसा है? मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। अगले सवाल में देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से करंट अफेयर का स्पोर्ट वाला सेक्शन है। पूछा जा रहा है कि एक भारतीय बॉक्सर है, मुक्केबाज है, जो 48 किलोग्राम कैटेगरी में है, इनके द्वारा एक पूछा गया है कि एक मतलब इन मुक्केबाज का ही नाम पूछा गया है, जो टूर्नामेंट हुआ था आपका बल्गारिया में फरवरी 2022 में, उसमें इनके द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है। तो ये कौन से व्यक्ति थे, इनका नाम क्या है? तो ये जो मुक्केबाज है याद रखिएगा, दैट इज नीतू, हाँ ठीक है, नीतू ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि नवंबर का ये एग्जाम था 2022 का, है ना, और आप देखिए इसमें 2021 का भी करंट अफेयर पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि रैंक इंडेक्स और इंडिसेस हैं वो सभी देख के जाने पड़ेंगे। तो भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये सभी जरूर देख के चली जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कि एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया इन 2021 विच कंट्री रैंक फर्स्ट, यानी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है, तो दैट इज इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा टॉप पोजीशन में आपके रहे हैं एक्सपोर्ट के मामले में 2021 में। पूछा गया दोस्तों कि अल्पाइन बायोम इज यूजुअली लोकेटेड एट एल्टीट्यूड्स अबव एंड एक्सटेंड टू द एरिया जस्ट बिलो टू द स्नो लाइन। तो इसमें से टोटल इन्होंने पूछा गया कितनी ऊंचाई पर ये मौजूद रहते हैं, तो ये लगभग रहता है 3000, याद रखिएगा, मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। फरवरी पूछा गया है कि 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती 100%। तो इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, दैट इज जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। तो जितने भी आपके अपॉइंटमेंट है याद रखिएगा, या फिर आप कह सकते हैं फेमस पर्सन इन न्यूज, इनको एग्जाम में देखना ही देखना है दोस्तों। तो ये अपॉइंटमेंट आपके सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, हाई कोर्ट के हो सकते हैं, नीति आयोग के हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के हो सकते हैं, इसरो के, डीआरडीओ के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जितने भी अभी हाल ही में आपकी नियुक्तियां हो रही हैं उनको एक बार जरूर देख के जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि वर्तमान में आपके जो सीजीआई है वो भी नए ही अपॉइंटेड है, जो 50th नंबर के हैं, वाई वी चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। अच्छा डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है, तो याद रखिएगा, हाँ सॉरी। पूछा गया है कि अंडर हुज कैप्टनशिप डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड बाय द 4 विकेट्स। देखिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये जो अंडर 19 जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है और 2022 का इंडिया ने जीता, और ये किसके अध्यक्षता में, दैट इज यस धुल। तो आपने पढ़ा हुआ, एक तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हम लगातार जीतते चले जा रहे हैं, अंडर 19 का भी हम बेहतर कर रहे हैं, वुमेन में एशिया कप में हम लोग इस बार जीत करके आए हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी हमने बहुत अच्छा किया था साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, लेकिन उसको जीत गई, ले गई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इस बार अभी एशिया कप होने वाला है आपके पाकिस्तान और श्रीलंका में, क्या होता है। और अभी तो फिलहाल 2023 में हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होस्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्टन का रोल प्ले किया था याद रखिएगा किसके द्वारा, यस धुल के द्वारा, और ये हुआ था एंटीगुआ में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 5वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था, ठीक है। पूछा गया है कि फेरा, आपने एक पढ़ा होगा जिसका नाम था फेरा, और अब इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है फेरा को, और इसकी जगह पर एक नई बॉडी आ चुकी है जिसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एब्रिवेशन वाले सवाल हो सकते हैं, ठीक है, और एब्रिवेशन फॉरेन एक्सचेंज याद रखिएगा, दैट इज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो आपके ये मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनको एक बार देख के चले जाएगा। ये 1999 है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। तो ये आया था 1973 में,
और इसी से जुड़े हुए दो और टर्म होते हैं, एक होता है नीर नॉमिनल इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट और एक होता है रील रियल इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जब आप ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तब वहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1962 फॉर हिज पायोनियरिंग थ्योरी फॉर द कंडेंस्ड मैटर स्पेशली लिक्विड हीलियम। तो देखिए फिर अवार्ड वाला क्वेश्चन है, बट ये देखो इसी तरीके क्वेश्चन होते हैं जो लोगों का वहां पर कहीं ना कहीं मनोबल डाउन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैंने बताया ना कि जो नहीं हो पा रहे होंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारी इंडिया की बात करने जाए तो अगर फिजिक्स का पूछता तो आप बिल्कुल कर सकते थे कि सीवी रमन साहब है, ठीक है, तो वहां पर आप आंसर इजीली ले जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करने जाऊं तो दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो ये है, याद रखिएगा, एल डी, याद रखिएगा, लनाडो। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों, कैफीन द मोस्ट वाइडली यूज्ड साइकोएक्टिव compound found in beverage such as coffee and even some foods is a receptor antagonist। ठीक है, तो ये किसका होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन एक बेहतरीन, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दैट इज एडेनोसाइन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। इकोनॉमी अगर पढ़ा होगा तो इजीली से हो जाएगा। इकोनॉमी के आपके ऑलरेडी कम से कम याद रखिएगा जो सवाल रहने वाले हैं, इकोनॉमी के आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इकोनॉमी को मत अवॉइड करिएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो दैट इज, याद रखिएगा, पूछा गया है हिस्सा नहीं है, सो दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट। तो ये हिस्सा नहीं है, बाकी सभी इसके हिस्से। पूछा गया है कि द डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक वाज इनॉग्रेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी हमारी 2021 में जनगणना हुई, आपने पढ़ी होगी, है ना। और इसका हमने टैगलाइन पहले हुई थी 2011 में, हम लोग लेकर के आए थे जनसंख्या से जन कल्याण, और दूसरा कौन सा था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो हमारी जनसंख्या अब आपकी 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और हम लोग विश्व में चाइना को पीछे छोड़ करके पहली पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये याद रखिएगा, ये कहां पर सेटअप की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, इस क्लॉक से हमको इंडिकेशन मिलता जाएगा कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। फिलहाल जनसंख्या जो डिक्लाइन होने का लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2047 की भारत की जनसंख्या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो अभी सरकार इस पर कोई नियम बनाने के बारे में ज्यादा विचार नहीं कर रही है। जनसंख्या से जुड़ा हुआ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है कि जनसंख्या की सबसे पहले काउंटिंग कब हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी आपके एनएसपीसी जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1872 आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड मायो के समय में, रेगुलर मैनर में 1881 में शुरू हुआ, और उसके बाद फिर कब विस्फोट हुआ तो 1951, कब डेक्लाइन हुई थी 1921। इससे जुड़ा हुआ पूरा अपडेट मैंने डाला, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पूछा गया है कि दोस्तों कंपटीशन एक्ट वाज सेटअप अप इन रिप्लेसिंग विच एक्ट। तो आपने पढ़ा होगा कि कंपटीशन एक्ट आया है और इसको रिप्लेस, किस एक्ट को रिप्लेस करके लेके आया गया है, सो दैट इज एमआरटीपी, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट आपका आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। तो और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर याद रखिएगा दैट इज एमएस सुब्बलक्ष्मी, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हुई है। रेमन मैग्सेसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा एशियाज नोबेल प्राइज बोलते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कह सकते हैं कि एशियाज नोबेल प्राइज, यानी कि एशियाज हाईएस्ट अवार्ड है। एशिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है, दैट इज, याद रखिएगा, दैट इज जी हाँ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो याद रखिएगा 1957 में। और किसके नाम पर कौन देता है, तो ये मनीला जो फिलीपींस है, ठीक है, याद रखिएगा, जो मनीला फिलीपींस है, मनीला की जो मनीला जो फिलीपींस है वहां की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये इसके जो भारतीय सबसे पहले रिसिप्टेंट थे वो मिला था आचार्य विनोबा भावे को। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके, आचार्य याद रखिएगा विनोबा भावे जी। ठीक है, सो इनको सबसे पहले भारत में दिया गया था, विनोबा भावे जी, जिन्होंने भूदान एक आंदोलन शुरू किया हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी शुरू किया था, और पहले संगीतकार में एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फील्ड हॉकी में ऑफ साइड नियम को समाप्त कर दिया गया। सो दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1996। तो क्वेश्चन के लेवल को देख करके लग रहा होगा कि जी हाँ, इतना आसान रहने वाला नहीं है, आपको डीप में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पूछा गया है कि एक फिर से बेहतरीन बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है कि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र के किस चरणों को पूरी चरण कहा जाता है और क्यों कहा जाता है।
तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज, याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है, 4 इज द राइट आंसर, टेलोफेज इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड प्रस्तावित किया गया? तो आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको आप फादर बोलते हैं किसका, ठीक है, इनको फादर बोला गया है सिविल सर्विसेज का, भारत में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए जाने का। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, और कॉर्नवालिस कोड भी हमारे देश में इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसी एक और चीज से इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। तो आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में सुना होगा कि इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू कर दिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1793 इज द राइट आंसर। तो इन्होंने क्या किया था कि जो हिंदू धर्म के प्रमुख लीडर थे, उनसे उनके नियम वगैरह लिए कि भाई साहब आपका समाज किन नियमों पर चलता है, और इसी तरीके से इस्लाम के जो मतलब थे, कह सकते हैं कि जो मतलब जो मैन धर्मगुरु होते हैं उनसे उनके नियम वगैरह लिए, और उसके आधार पर इन्होंने एक कानून बनाना शुरू किया जो सबको फॉलो करना जरूरी था, उसी को कॉर्नवालिस कोड बोला गया। और आईपीसी लगभग हमारा काफी हद तक उसी पर आधारित है, इंडियन पीनल कोड। पूछा गया जुगलबंदी इन कथक रिफर्स टू, देखिए अब कथक के बारे में आप जानते होंगे कि कथक जो है ये कहां से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करता है। जुगलबंदी का मतलब होता है कम्पिटिटिवली प्ले बिटवीन द डांसर एंड द किसका, तबला प्लेयर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बिरजू महाराज आपने पढ़े होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध थे और ये कथक से ही बिलोंग किया करते थे, यूपी से। पूछा गया नीति आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, उसमें कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा पुअर कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब नीति आयोग से जुड़ा हुआ ये याद रखिएगा बिहार ही है, ये सबसे पुअर स्टेट में भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी अगर देखने जाओगे तो सबसे बॉटम में चला जाता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में भी सबसे बॉटम में चला जाता है। हेल्थ में अगर आप देख लें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। गुड गवर्नेंस में भी अगर आप देखने जाएंगे तो ये सबसे किसमें सबसे बॉटम पोजीशन पर चला जाता है। और दूसरा दूसरा और इसके बॉटम में जाने का सबसे बड़ा एक और है, आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिटी, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिटी में भी अगर आप देखें तो दोस्तों ये भी आपका किसमें चला जाता है, बॉटम में ही चला जाता है, ठीक है। तो बिहार इन सभी चीजों में याद रखिएगा कैसा है, बॉटम में है, या फिर आप बोलेंगे कि ये लिस्ट पर है, ठीक है, लिस्ट पर है। तो सबसे बेस्ट में आपको मालूम होगा वो कौन सा है, केरला है, ठीक है। सबसे बेस्ट में आपका कौन सा है, केरला है। हाँ, मैं बात कर रहा था नीति आयोग की, तो नीति आयोग से जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं, प्लीज इसको देख के जाइएगा। प्लानिंग कमीशन की जगह पर 2015 में नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो भी नए नियुक्त हुए हैं, एमडी एंड सीईओ वगैरह नियुक्त हुए हैं, एक परमानेंट मेंबर भी इसमें आए हुए हैं। तो आपने के सुमन बैरी वाइस चेयरमैन के बारे में पढ़ा होगा, बीवीआर सुब्रमण्यम जो कि इसके एमडी एंड सीईओ आए हुए हैं, ठीक है, वो एक बार प्लीज देख के जाइएगा, ठीक है। पूछा गया है कि द 8th सीजन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग वाज हेल्ड इन 2021 एंड 22 एट विच लोकेशन, तो ये हुआ था आपको दोस्तों का बेंगलुरु में, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो जो आपके नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, और ये साथ में हम लोग प्रो कबड्डी की बात करें, इनकी लोकेशन जरूर देख के जाएगा। जैसे अभी हम लोग 36वें राष्ट्रीय खेल्स की बात करने जाए तो गुजरात में होस्ट किए थे, 37वें आपका गोवा होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वां था वो मध्य प्रदेश में होस्ट किए थे, यूनिवर्सिटी गेम्स आपका उत्तर प्रदेश होस्ट किया हुआ है। साथ ही में जो इंटरनेशनल गेम्स भी है उनको भी एक बार देख के चले जाएगा। पूछा गया है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये सबसे पहले इशू की गई थी 1952 में। और अगर हम लोग अपने देश में बात करने जाएं तो दोस्तों याद रखिएगा जो मैक्सिमम आपका फॉरेस्ट रिजर्व है इस समय वर्तमान में देखा जाए, याद रखिएगा वो मध्य प्रदेश में आता है। और ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखने जाओगे दोस्तों, ठीक है, तो इंडिया में लगभग आपका 21 पॉइंट कुछ 71% के आसपास है, जिसमें से एमपी में सबसे ज्यादा। और अगर कभी लिस्ट पूछा गया तो दोस्तों याद रखिएगा जो पंजाब और हरियाणा वाला पार्ट है वो उसमें सबसे लिस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और भी कई राज्यों में डिक्लाइन हुआ है, तो एक जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसको एक बार देखना पड़ेगा। पूछा गया कि व्हाट इज सेड टू बी डन व्हेन द 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ऑब्जेक्ट 2 ग्राम का है और 2 मीटर वो मूव कर गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्लियर सी बात है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन आप क्या बोलते हो, ठीक है, फोर्स, और ये आप पढ़ते हो फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, तो यही देखते हो ना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही तो हम लोग लगाते हैं, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, तो आपने ये पूरा इस तरीके से लगा लिया, एम ए कर लिया और डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, तो पूरी तरीके से कर ले जाएंगे।
अगले सवाल में पूछा गया है कि 2018 में व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी तरीके से एनएचपीसी जेई में भी एक सवाल आया हुआ था कि जो बजट है उस बजट में आपके 2000 जो ये जो अभी हाल का बजट आया हुआ था, ठीक है, 23 वाला बजट था, उसमें डिफेंस में कितना पैसा डाला गया था, ठीक है, तो परसेंटाइल ही पूछा था, 8% था डिफेंस में। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करने जाए तो कितना परसेंट था, 30%, ठीक है। जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जाता है लगभग, लास्ट ईयर जो बजट में था 40% के आसपास। तो बजट को देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बजट से मान के ही चलिए दोस्तों, ठीक है। पूछा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है हैज इंक्लूडेड इंडिया फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन। तो जो आपके मतलब सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको मदद करने के हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन सा है, 14567, ठीक है। तो ये किन के लिए है, तो ऑलरेडी उसमें लिखा है कि इसको एल्डर लाइन बोला गया है। इसको क्या नाम दिया गया, एल्डर लाइन, क्योंकि ये एल्डर्स के लिए है, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए। सो ऑप्शन 1 इज राइट। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से लोकप्रिय लोकहितवादी के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये कई अलग अलग नाम है दोस्तों। गोपाल ये हरि देशमुख है, जैसे कौन सा हम लोग बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपने पढ़ा होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा। और हम लोग पढ़ते हैं महामना मदन मोहन मालवीय, देश बंधु दीन बंधु, जननायक देश नायक, ठीक है, महात्मा बापू राष्ट्रपिता। तो ये अलग अलग टाइटल्स थे जो लोगों को दिए जाते थे, ठीक है। कायदे आजम जिन्ना को दिया गया था, शहीद आजम भगत सिंह को दिया गया था। तो जितने भी ये टाइटल्स दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, ये एक बार देख करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। अगले सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, द कंडीशन ऑफ वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ठीक है, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वेदर एंड रीजन ऑफ इंडिया। तो पूछा गया कि गर्म दिन और ठंडी रातों की स्थिति किस मौसम और क्षेत्र की विशेषता है भारत की। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। विंटर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गर्म दिन और ठंडी रातों की स्थिति किस मौसम और क्षेत्र की विशेषता रहती है, विंटर्स की, नॉर्दर्न इंडिया की, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि पर्सनल डिस्पोजल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस। तो इसमें हम लोग किसको माइनस करते हैं, याद रखिएगा, दैट इज अ पर्सनल टैक्स। तो इकोनॉमी का फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो इकोनॉमी के जो जीडीपी जीएनपी वाले पार्ट है, इनकम वाला पार्ट है, तो एक को एक बार देख करके चले जाइएगा, ठीक है। पूछा गया है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें से कौन सा एंजाइम इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज अ लाइपेज, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरली अकरिंग मिनरल मैग्नेटाइट ऑन अर्थ। तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक, ठीक है। और इसमें से जो प्राथमिक घटक है वो कौन सा है, दैट इज आयरन ऑक्साइड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि हु स्टडीड इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द इंडिया ड्यून्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडियाना इन द 1890। तो इसमें किसी अंग्रेज का ही नाम पूछा जा रहा है जिसने इसको अध्ययन किया हुआ था, और ये कौन है, आपके हेनरी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे यह विशेषण दिया गया था कि हल्के देवता बात के दौरान। तो ये यार हल्के देवता कौन माने जाते हैं, दैट इज इंद्रा इज द राइट आंसर। इसको आपने एक और नाम दिया हुआ, दैट इज पुरंदर, ठीक है। तो ब्रेकर ऑफ फोर्ट ये भी आपने पढ़ा होगा, ब्रेकर ऑफ फोर्ट। और दूसरा आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की, ठीक है, तो जो ऋग्वेदा है इसमें आपने पढ़े होंगे 1028 सूक्ताज हैं, ठीक है। इसमें से 250 अकेले जो सूक्ताज हैं वो सिर्फ किसके लिए डेडिकेटेड है, इंद्र के लिए डेडिकेटेड है। और फिर आपने अग्नि के लिए पढ़ा होगा कितने, 200 डेडिकेटेड है। तो जो वैदिक एज में जो सबसे ज्यादा मोस्ट वर्शिप्ड अगर गॉड में बात करने जाए तो इंद्र ही थे, ठीक है। उसके बाद अग्नि वगैरह थे। पूछा जा रहा है कि 1984 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी में प्रतिष्ठित संजय गांधी पुरस्कार किसे मिला उष्णकटिबंधीय के आलोक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के चली जाएगा, दैट इज रामदेव मिश्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि किंगडम एनिमेलिया के किस समूह को समुद्री अखरोट कंघी जेली के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन कौन सा है आपका, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल में देखिएगा जरा, पूछा जा रहा है कि दिन के समय में प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। मतलब ये कौन सा टाइम होता है जिसमें प्रकीर्णन यानी कि जो आपका स्कैटरिंग है वो कम हो जाता है, वो होता है दोस्तों आफ्टरनून का टाइम, ठीक है, आफ्टरनून का टाइम। करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 अप्रैल को मतलब ये कैग के हेड थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये अभी वर्तमान में भी है, ठीक है, ये प्रेजेंट में भी है आपके। कैग को आपको मालूम होगा कि इसका जो हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं वो है आपका 148 से लेकर के 151 तक।
और इसका जो पोस्ट लिया गया है वो ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो कैग के हेड को नियुक्त किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये आपके केंद्र के लिए और राज्यों के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है उनको सभी को रिसिप्ट को ऑडिट करने का काम करता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो कैग के हेड है उनको देख लीजिएगा, ठीक है। आपके विनोद राय और ये जो राजीव महर्षि हुए थे बहुत फॉर्मर रह चुके हैं। अगर विनोद राय याद हो जिनके समय में 2G इस पर घोटाला हुआ था, साथ में वो कॉमनवेल्थ वाला करप्शन आपने सुना होगा, सुरेश कलमाड़ी वगैरह, वो सब हुआ था, ठीक है। तो अभी हाल ही में कैग और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर वेंकट रमनी है और जो कैग के हेड है वो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। पूछा गया 2 अप्रैल 2022 तक भारत के संविधान का अनुच्छेद 19, तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि 19 में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम की बात करता है ये, आई होप कि अगर आपने पढ़ा होगा राइट टू फ्रीडम की। और ये कितने प्रकार के फ्रीडम देता है, तो 6 प्रकार के फ्रीडम देता है। सबसे पहली अगर हम लोग बात करने जाए तो राइट टू मूव फ्रीली, दूसरा पहला आपने पढ़ा होगा राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। फिर हम लोग बात करते हैं राइट टू असेंबल टुगेदर, फिर आपने पढ़ा होगा राइट टू असेंबल टुगेदर इन अ पीसफुल मैनर, फिर आपने पढ़ा होगा टू फॉर्म एसोसिएशन, ये आपने देखा होगा, ठीक है। और तो एक आपने पढ़ा होगा राइट टू मूव फ्री इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टू अडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये सब राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द नेशन, तो ये सब आपने पढ़े होंगे। ये भारत के नागरिक को कितने से दिए जाते हैं, 6। और जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो ये सभी सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। पूछा जा रहा है वर्ष 2022 तक भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया जा चुका था, तो दोस्तों हमारे पास 5 हो चुके हैं। पहले हमारे पास 22 भाग थे, लेकिन बाद में ये जो 7वां भाग था इसको हटा दिया गया, तो कितने बचे थे आपके, 21 बचे थे। 21 के बाद आपने पढ़ा होगा कि एक 4th ए आ गया, फिर आपने एक 9th ए पढ़ा होगा, 9th बी पढ़ा होगा, ठीक है। और एक और आ गया दैट इज 14th ए आ गया। तो ये 4 भाग ऐड हो गए, जिसमें से एक पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटी, 4th है, 9th बी। तो इसमें जो आपने पढ़ा होगा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, तो इस तरीके से +4 होकर के टोटल कितने हो गए दोस्तों, 25 हो गए, ठीक है। तो आई होप कितना पार्ट क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में एक रिपोर्ट भी आई थी, इसको FRBM रिपोर्ट बोलते हैं। और ये बाद में NK सिंह के द्वारा भी इसको अभी हाल ही में 2016 के आसपास इसको दोबारा से पब्लिश किया गया। तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद द रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द अप टू द हाउ मच 3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, 3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि विच वाटर बॉडी लाइज बिटवीन साउदर्न यूरोप एंड द नॉर्थ अफ्रीका अकाउंट्स फॉर अबाउट 0.7% ऑफ द ग्लोबल ओशियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द मेडिटेरियन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसी के बीच में हमारी एक स्ट्रेट पड़ती है, अगर आपने पढ़ा हो बेरिंग स्ट्रेट के, बेरिंग स्ट्रेट नहीं है वो दूसरी है, बताइएगा जरा यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी स्ट्रेट पड़ती है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एक बार याद आएगा तो जरूर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा आपके, ठीक है। अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कोपन टाइप ऑफ क्लाइमेट द कोड CS ऑफ द ग्रुप C रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है ड्राई हॉट समर को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारे टोटल क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी भी इसी तरह के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है प्रीवाइक्यू मैं अपलोड कर दूंगा, और बाकी इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर के चेक कर लीजिएगा। और जी हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर बोलूंगा इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं लगभग जो भी आपके स्टैटिक इंपॉर्टेंट के टॉपिक रहेंगे वो डाल दूंगा। थ्योरेटिकल टॉपिक भी मैं ऑलरेडी इंक्लूड करने वाला हूँ, सो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और यस, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।